दीजिए। किसको देना? आप तो बीएसपी के बारे में खुल के बोल चुकी हैं मन से, मेरे ख्याल से आज बच रही हैं। संगठन बना लिया है इस वजह से? नहीं, संगठन की कोई बात नहीं लोग कह रहे हैं आप पार्टी भी बना सकती हैं भविष्य में। पार्टी बनानी होती तो सीधे पार्टी बनाती ना, संगठन क्यों बनाती? ये तो स्टेजेस नहीं है ना। चंद्रशेखर भाई ने बताया कि पहले संगठन बनता है फिर पार्टी बनती है। फेवरेट पॉलिटिशियन मेरी नज़र में तो मेरा केवल एक ही है और वो साहब कांशीराम का तैयार किया हुआ व्यक्ति है। उसके अलावा मेरा कोई और फेवरेट पॉलिटिशियन नहीं है। चुनाव लड़ने का आपका कोई भविष्य में इरादा या मन है? चुनाव लड़ने का नहीं, लेकिन हाँ ऐसे लोग तैयार करने हैं जो चुनाव लड़ने लायक हो सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं DNN हिंदी। मैं हूं वैभव कुमार। 2024 में उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले उत्तर प्रदेश में नगर निगम के चुनाव भी सामने हैं। वो सब बहुत अहम हैं बहुजन राजनीति के लिहाज से। ज़्यादा वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले चुनाव में BSP केवल एक विधायक जीत पाई। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंदु चौधरी जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। उनसे कुछ बहुत सारे अहम विषयों पर बातचीत करेंगे और एक सवाल ये पूछेंगे कि क्या कुछ होने वाला है भविष्य में, क्योंकि इंदु चौधरी जी ने एक संगठन बनाया है बहुजन शक्ति। उसके बाद वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई हैं, चर्चा के घेरे में हैं, बहुत सारे आरोप भी झेल रही हैं। उन सब का जवाब देंगे। DNN हिंदी पे आप बने रहिए। मैम, आपने तो लगातार प्रचार किया BSP को लेके। ग्राउंड में क्या फीडबैक आपको मिला जिससे कि समझ पाएँ जो परिणाम आया है 2024 में BSP का? व्हाट वेंट रॉन्ग? राजनीति के ऊपर मैं बहुत कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन अच्छा। हाँ समाज के ऊपर मैं ज़रूर करूंगी कि लोगों के बीच में राजनेताओं को जाना चाहिए। और राजनेता अगर स्वयं नहीं जा सकते तो अपने कुछ ऐसे कार्यकर्ता डिप्यूट करने चाहिए जो उनकी छवि लेकर के लोगों के बीच में पहुंचे। क्योंकि डायरेक्टली आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो रिप्रेजेंटेटिव को ज़रूर कनेक्ट करना चाहिए। इस बार के चुनाव में हम लोग बहुत ग्राउंड लेवल पे कई जगह पे कई जिलों में जब काम किए तो ये भी देखे कि कई जगह तो जो लोग हैं वो डिज़ायर, मतलब उनके अंदर ये फीलिंग है कि लोग आने चाहिए उनके बीच में। ये उनकी विश रहती है कि कम से कम हमारे पास तक पहुँचे। ये मान के चलना कि एक विशेष तबका हमेशा हमारा वोटर बना रहेगा और इसलिए उनकी अनदेखी करना, ये हमारे लिए बहुत घातक साबित हो रहा है, स्पेशली पूर्वी उत्तर प्रदेश में। बसपा ने ग्रांटेड ले लिया अपने वोटर को, आप कह रहे हैं? वोटर को ग्रांटेड भी ले लिया। दूसरा कि प्रत्याशी भी हमारे गांव में नहीं पहुंच रहे हैं। बहुत सारे जगहों पे, काफी जगहों पे पहुंच रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे जो बहुत इंटीरियर के गांव हैं वहां पे लोगों की ये चाहत है कि प्रत्याशी हमारे बीच पहुंचना चाहिए। जैसे देवारा क्षेत्र देख लेते हैं, अगर हम आजमगढ़ और आसपास के जिलों की बात करें, देवारा एकदम ऐसा क्षेत्र है जो बाढ़ प्रभावित रहता है, जहाँ पे और पार्टियों के लोग पहुंचते हैं लेकिन हमारे लोग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। हमारे कार्यकर्ता वहां पे पहुंच रहे हैं लेकिन हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारे से मतलब आपका BSP से है? जी, हमारे से मतलब आपका BSP से। आप अपने आप को BSP के साथ आइडेंटिफाई करती हैं? जाहिर सी बात है, बहुजन समाज में जन्मा हर एक व्यक्ति जो साहब कांशीराम का कैडर लिया हुआ है या उनके कैडर से जुड़ा हुआ है वो अपने आप को एसोसिएट करता है। आज बहन जी क्या दलितों के सर्वमान्य नेता हैं आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से उनके अलावा दूसरा कोई नेता नहीं है। वो समाज वोट नहीं कर रहा, वो क्योंकि जो सर्वमान्य तो मान रहा है, मतलब बहन जी को आइकन के तौर पे तो देख लेता है लेकिन वोट करने के टाइम पे इधर उधर वोट कर देता है। 13% वोट तो इसकी तस्दीक करता ही है। मैं वही कह रही हूँ ना कि रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है जनता के बीच में अप्रोच बनानी पड़ेगी। कनेक्शन नहीं है, कनेक्टिविटी थोड़ी सी कमजोर हो रही है। कनेक्शन नहीं है। तो कनेक्शन किससे? जिलाध्यक्ष से, विधानसभा से या प्रत्याशी से? किससे होना चाहिए? मैं किसी विशेष पद पे नहीं कहूंगी, लेकिन बस ये मान के चलिए आप कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव हो हमारा, चाहे चुनाव में हो या वैसे भी, सत्ता के अलावा एक सामाजिक रिप्रेजेंटेशन भी तो होना चाहिए। वो सामाजिक रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं जो है कमजोर दिख रहा है। मैम, आपके बारे में बताइए। आप प्रोफेसर हैं इंग्लिश की। आपकी इनिशियल पढ़ाई कहाँ पे हुई थी? मैं लखनऊ में मेरा जन्म हुआ। लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही मेरी MA PhD सब वहीं से है। और उसके बाबा बाद साहब के बारे में कैसे आपको, मतलब फर्स्ट इंटरेक्शन क्या रहा? फर्स्ट इंटरेक्शन अम्बेडकरिज्म से पहला आपका वास्ता कब पड़ा? बचपन से ही, उस फैमिली से ही। हाँ जी, फैमिली से ही है, क्योंकि पापा लोग जाते थे। BSP के बारे में आपको कब पता चला फर्स्ट टाइम? कि कॉलेज के टाइम में आप पढ़ाई कर रही होंगी, तब भी BSP? हाँ, पढ़ाई के टाइम पे जब पहली बार वोट देने गए तो ये घर में बात होती थी कि किसको वोट दिया जाए, किस तरीके से वोट दिया जाए, तो उन सब पे चर्चा होती थी। तो पता चला। आप सक्रिय थी कभी? बिल्कुल भी नहीं। कभी सक्रिय? कभी नहीं। आप राजनीतिक व्यक्ति मानती हैं अपने आप को? नहीं मानती? बिल्कुल नहीं। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता? प्योरली। या और आप वोट डालने की अपील तो BSP को करती हैं? वोट डालने की अपील नहीं करती, मैं वोटर से ये अपील करती हूँ कि अपना 100% वोट आप जरूर निकल करके दीजिए। किसको देना? आप तो BSP के बारे में खुल के बोल चुकी हैं मन से, मेरे ख्याल से आज बच रही हैं। संगठन बना लिया है इस वजह से? नहीं, संगठन की कोई बात नहीं। लोग कह रहे हैं आप पार्टी भी बना सकती हैं भविष्य में।
पार्टी बनानी होती तो सीधे पार्टी बनाती ना, संगठन क्यों बनाती? ये तो स्टेजेस नहीं है ना। चंद्रशेखर भाई ने बताया कि पहले संगठन बनता है फिर पार्टी बनती है। उससे पहले भी बहुत सारे बहुजन समाज में हमारे महापुरुष रहे हैं जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया है, तो हमें कहीं अलग से जो है किसी से जो है दिशा निर्देश लेने की जरूरत नहीं है। 24 के चुनाव के लिए आपको क्या लग रहा है कि बहुजन राजनीति में कुछ दखल दे पाएंगे? क्योंकि बीएसपी तो आंकड़ों में तो वीक है, बीएसपी के लोग जो है बहन जी को पीएम के रूप में भी देखना चाहते हैं 24 में। दिक्कत समाज की यही है कि हम सारा चीज सत्ता और राजनीति पे ला करके खत्म कर देते हैं। सामाजिक एकीकरण पे कहीं कोई बात नहीं हो रही है। जब तक समाज मजबूत नहीं होगा कोई भी राजनीति कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। सत्ता प्राप्त करके आप समाज के काम करना चाहते हैं, मजबूती करना चाहते हैं, आप इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, ग्रास रूट लेवल पे जो हमें साहब कांशीराम ने सिखाया कि पहले अपनी जड़ें मजबूत कर लीजिए, फिर उसके बाद सत्ता प्राप्ति के लिए आप प्रयास कीजिए, और उसके बाद फिर समाज को जो है एक आउटपुट दीजिए जो हमने संघर्ष किया हुआ है। तो दोनों तरीके से आप राजनीति कर सकते हैं। हमारा प्रयास है कि जब तक हमारा ग्राउंड लेवल नहीं तैयार होगा, ग्रास रूट लेवल पे हमारे कार्यकर्ता नहीं तैयार होंगे, ग्रास रूट लेवल पे हमारे लोग नहीं तैयार होंगे मानसिक तौर पे, जैसे कि गठबंधन हुआ था, मैं एक उदाहरण के तौर पे बोलूंगी। गठबंधन हुआ तो चुनावी गठबंधन के दौर में क्या देखा जाता है कि ऊपर ऊपर नेता गठबंधन कर लेते हैं लेकिन सामाजिक गठबंधन नहीं दिखाई देता है। तो वो सामाजिक गठबंधन तभी दिखाई दे सकता है जब लगातार लोगों के बीच में कैडर कार्यक्रम होते रहे, लोगों को जागरूकता कार्यक्रम होते रहे, समाज का ताना बाना जो है वो बना रहे। तो सत्ता कैसी भी रहे, किसी की भी रहे, कोई भी पार्टी रहे, सामाजिक गठबंधन हमेशा जो है मजबूत रहेगा, भाईचारा होना चाहिए, भाईचारा हो रहेगा, और उससे हमारा सत्ता में स्थायित्व रहेगा। पर अब तो गठबंधन की संभावना खत्म है। गठबंधन की बात मैं नहीं कर रही हूँ, केवल गठबंधन की नहीं, कोई भी जो है सत्ता रहे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बहन जी जो हैं वो अपनी ही बनाई जेल में बंद हैं और जेलर दिल्ली में बैठे हुए हैं, बीजेपी के इशारे पे काम करती हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी क्योंकि ये एक नेता का दूसरे नेता के प्रति जो है कमेंट है। आप डिफेंड नहीं करेंगे बहन जी को? मैं किसी को ना डिफेंड करूंगी ना किसी को एक्यूज करूंगी। मैं यही कह सकती हूँ कि अगर सामाजिक ताना बाना मजबूत होगा तो नेता ऊपर से क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं जनता अपने आप डिसाइड कर लेगी। जी, आपका कहना है कि राजनीति जो है उसके जड़ में सामाजिक मजबूती है और सामाजिक भाईचारा यही है। कैडर जो है आपको क्या लगता है कि सही हो रहा है देश में जिस तरह का होना चाहिए? क्या उतना, जैसे आप तो प्रोफेसर हैं, आपको पता है करिकुलम की क्या वैल्यू होती है, क्या कैडर में सही कंटेंट है लोगों के पास? कैडर जो है एक पार्टी विशेष जो है वो अपना जो उसका करिकुलम है उसके हिसाब से वो परफेक्टली काम कर रही है। जो बहुजन समाज का कैडर था, जो बहुजन समाज का करिकुलम था, उसके हिसाब से काम तो हो रहा है लेकिन अप्रोप्रिएट रिजल्ट नहीं हो रहा है। रिजल्ट ओरिएंटेड जिस दिन काम दिखने लगेगा तो हम ये मान लेंगे कि हमारे कैडर सफल हो रहे हैं। विशेष पार्टी विशेष से तो मतलब आपका बीएसपी से ही है ना? नहीं, मैं बीएसपी में अगर कैडर की क्या बात करूं मैं आपसे मैं और भी जो राजनीतिक संगठन है, और भी राजनीतिक संगठन है, जनरल स्टेटमेंट है, बहुत सारी जो मजबूत पार्टी यहाँ तक कि सत्ता में जो पार्टी है उसका भी एक कैडर अपना तरीके का चल रहा है। अम्बेडकरिज्म की क्या स्टेज है आपके हिसाब से? ईस्ट में तो आप बहुत एक्टिव है ना, कई सारे जिलों में आपने काम किया, पूर्व के तो कई जिले आप कवर कर चुकी हैं, क्योंकि हमने आपकी असंख्य कैडर की सभाएं देखी जिसमें आप जनता को, महिलाओं को खासतौर समझाती हुई नजर आई हैं। तो क्या स्टेज है अम्बेडकरिज्म की, और वहाँ जातिवाद की जड़ें अभी टूटी हैं, कितनी गहरी हैं? जातिवाद की जड़ें तो बाबा साहब भी नहीं तोड़ पाए, और इसीलिए बाबा साहब ने अपने अंतिम समय में हम लोगों को बुद्धिज्म का रास्ता दिखाया। बिल्कुल। ऐसे में समाज के बीच में जब मैं जाती हूँ तो एक चीज़ मुझे जो बहुत पॉजिटिव नज़र आती है वो जनता में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जागरूकता दिखती है। वो जागरूकता हमारे साहब कांशीराम के कैडर कार्यक्रमों की वजह से है, वो अभी तक जिंदा है। वो नहीं रहे लेकिन वो कैडर कहीं ना कहीं जो पुराने लोग हैं उनके द्वारा जिंदा है। लोगों से बातचीत करने में वो सारी चीजें निकल के आती हैं, और किसी भी प्रकार की एट्रोसिटीज जो पहले दबा दी जाती थी, यहाँ जैसे रेप केसेस हैं, पहले गाँव में इनको बहुत शेम माना जाता था, दबा दिया जाता था। अब हर एक व्यक्ति खुल के बात करता है और खुल के उस पर आवाज उठाता है, टेकअप करते हैं उन इश्यूज को। तो ये मैं बाबा साहब के मिशन, मूवमेंट और साहब कांशीराम के द्वारा चलाए गए कैडर कार्यक्रमों की जीत मानती हूँ। आजमगढ़ में चुनाव हुए थे अभी पिछले दिनों, उपचुनाव हुए थे, तो उसमें बीजेपी फिर से अपनी बाजी मार के ले गई, तो कैसे देखती हैं आप? मैं बस यही कहूंगी ना कि सत्ता जो होती है ना, कुर्सी परिवर्तन हो रहा है। सामाजिक परिवर्तन अगर होता तो कुर्सी परिवर्तन स्थायी रहता। हमने सब कुछ कुर्सी पे ही केंद्रित कर दिया है, राजनीति पे ही सब चीज केंद्रित कर दिया है। समाज अगर मजबूत रहेगा तो उसके पास दिमाग हमेशा रहेगा कि क्या करना है। जैसे कि एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं पहले भी दे चुकी हूँ, आज फिर दे रही हूँ कि एक बहुत, जिसको हम 3% बोलते हैं, एक बहुत छोटा सा तबका है लेकिन पूरे भारतवर्ष पे सभी मेजर जगहों पे उन्हीं का कब्जा है।
उनका गठबंधन इतना मजबूत है कि सत्ता किसी की भी रहे, सरकार किसी के भी रहे, उनके काम कभी नहीं रुकते। वैसा सामाजिक ताना बाना जो 85% बहुजन समाज है, वैसा ताना बाना क्यों नहीं बन पा रहा है? इकोसिस्टम है जो उनके फेवर में काम करता है वो, है ना? तो हमारा इकोसिस्टम हम बना रहे हैं जो क्योंकि ब्यूरोक्रेसी से लेकर जुडिशरी तक बैठा सब जगह पे है, सब जगह पर है। तो वैसा ब्यूरोक्रेसी और जुडिशियरी उसकी बात नहीं करते, हम ग्रास रूट लेवल पे भी देखते हैं। तो ग्रास रूट लेवल पे भी जो हायरार्किकल सिस्टम बना के रखा हुआ है वो हम अपने में क्यों नहीं बना पाते? हमने हायरार्की, कास्ट के अंदर हायरार्की बना रखी है। हमने अपने जातियों को मजबूत करने के लिए अपने समाज को, जो बहुजन समाज नाम दिया गया, जातियों को मजबूत करके एक छत का नाम दिया गया, एक स्वरूप दिया गया, एक योजना दी गई, उस योजना के तहत हम क्यों नहीं काम करते? हम अपनी जातियों में सब कास्टिज्म खोजने लगते हैं और फिर समाज को और तोड़ने का काम करने लगते हैं। तो वो मजबूती जिस दिन समाज के लेवल पे हो जाएगी, राजनीति हमारी स्थायी तो रह जाएगी, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे गाजीपुर हो या कोई और जिला हो। फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है आपका भारत में वर्तमान में? फेवरेट पॉलिटिशियन मेरी नज़र में तो मेरा केवल एक ही है और वो साहब कांशीराम का तैयार किया हुआ व्यक्ति है। उसके अलावा मेरा कोई और फेवरेट पॉलिटिशियन नहीं है। चुनाव लड़ने का आपका कोई भविष्य में इरादा या मन है? चुनाव लड़ने का नहीं, लेकिन हाँ ऐसे लोग तैयार करने हैं जो चुनाव लड़ने लायक हो सके। बिल्कुल। कुछ बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, जब से आपने संगठन बनाया, दिल्ली में कार्यक्रम था आपका, हम नहीं पहुंच पाए थे वहाँ, तब से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुजन शक्ति संगठन बन गया है। क्या कहना चाहेंगे आप उसके? बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बहुजन शक्ति पार्टी बना ली है मैडम ने। तो पहले ही दिन, जिस दिन कार्यालय उद्घाटन हुआ था, उसी दिन इस बात को साफ साफ कह दिया गया था कि ये प्योरली सामाजिक संगठन है, क्योंकि समाज के गठबंधन के ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा है। समाज को एकजुट करने की कहीं बात ही नहीं हो रही, ग्रास रूट लेवल पे काम करने की कहीं बात ही नहीं हो रही। सारी चीज सत्ता पे शुरू होकर सत्ता पे खत्म होती है, चाहे वो चाय की दुकान हो या पान की दुकान हो। खाली हम राजनीति की बात करते हैं। जब तक समाज एकजुट नहीं होगा, राजनीति कैसे हम जो ये लेकर के आगे बढ़ पाएंगे? तो इसी उद्देश्य को लेकर के कोई भी आर्थिक, हमारे पास कोई वैचारिक और आर्थिक विजन ही नहीं है आगे। तो बहुजन शक्ति संगठन का जो उद्देश्य है प्राइमरी यही है कि वैचारिक स्तर पे और आर्थिक स्तर पे लोगों को मजबूत करना और फिर उसके बाद सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से उनको और आगे बढ़ावा देना है। क्या स्वरूप रहेगा संगठन का? देशव्यापी रहेगा ये? देशव्यापी तो रहेगा, लेकिन फिलहाल मेरा जितना कार्यक्षेत्र है नौकरी के दौरान काम करने का, जितना मेरा एरिया कर सकती हूँ मैं कवर, उतना ही कर पाऊंगी। लगभग कितने आज तक आपने कैडर सभाओं को संबोधित किया होगा अंदाजन? अंदाजा नहीं, कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि एक जिले में एक गर्मी की छुट्टियां, अगर केवल हम गर्मी की छुट्टियां ले लें तो उसमें ही एक दिन में हम कम से कम 4 प्रोग्राम करते हैं। तो उसके हिसाब से 30 दिन की गर्मी की छुट्टियों में आप एवरेज लगा लीजिए कि हम काफ़ी कार्यक्रम हमारे हो जाते हैं। मैं गिनती नहीं कर सकती। समाज जो है, दलित समाज खास तौर पे मैं कह रहा हूँ, बहुत सारी जातिवाद की जघन्य घटनाएं झेल रहा है, लेकिन उतना अपरोर नहीं हो रहा, उतना विद्रोह, उतना गुस्सा नहीं है। कोई मुद्दा अगर बड़ा बन गया, संज्ञान में आ गया, नेता पहुंच गए वहाँ पे, तब तो सब उसको लेके संजीदा हो जाते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं। वैसे रोज़मर्रा में बहुत घटनाएं हो रही हैं। अभी दिल्ली की घटना आई है, 2 सफाई कर्मी सीवर में मर गए हैं, दिल्ली में ही, दिल्ली की घटना है ये। तो इसके ऊपर दिल्ली का पूरा समाज जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहता है, वो नफ़ा नुकसान देख के बात करेगा। मतलब वो देखेगा कि तो आम आदमी पार्टी का महकमा तो नहीं है, तो कुछ ऐसा आम आदमी पार्टी के खिलाफ ना बोल दें। क्या हुआ, राजनीतिक गुलामी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लोग? राजनीतिक गुलामी नहीं है, इसमें समाज में जागरूकता की कमी है। सिर्फ अपने आप को आगे जागरूक तो है ही, वो सोच रहे हैं कि रिलेशन हमारा अच्छा बना हुआ है सत्तारूढ़ दल से। अपने आप को आगे रखना, मेरा कुछ फायदा देख लेना, बस इसलिए थोड़ा सा आगे है। तो वो गुलामी क्या कह लीजिए, वो चमचागिरी एक तरीके से है जो समाज में ज्यादा व्याप्त हो गई है, जहाँ पे सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो प्रोमिनेंट हो गए हैं और जो सामाजिक जो इंटरेस्ट है वो थोड़े से डोरमेंट हो गए हैं, पीछे चले गए। तो हमें यही काम, हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि समाज इतना जागरूक रहे, इतना सशक्त रहे कि तुम्हारे ऊपर अट्रॉसिटी हो रही है, यानी कि तुम्हारे समाज पे अट्रॉसिटी हो रही है, वो एक व्यक्ति विशेष पे नहीं हो रही है। तुम आज नफा नुकसान तो देखोगे, लेकिन आने वाले समय में इसका एक बहुत बड़ा रूप देखने को मिल सकता है। लार्जर पिक्चर नहीं देख पा रहे लोग, आप ये कह रहे हैं। संगठन की क्या-क्या और गतिविधियां रहेंगी, कैडर होंगे, क्या-क्या होगा मतलब संगठन के जरिए? संगठन के जरिए सबसे पहले उत्पीड़न पे लड़ेंगे आप, ऐसा कुछ विरोध प्रदर्शन? देखिए, अत्याचार उत्पीड़न पे धरना प्रदर्शन और बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हम बहुत सारे संगठन कर रहे हैं। मैं स्वागत करती हूँ, जो जिस लेवल पे काम कर रहा है उसको करना चाहिए। हमारा कार्य बेसिकली कैडर लेवल पे है, जो गांव के लेवल पे, एकदम ग्रास रूट लेवल पे, जहां पे लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं,
धरना प्रदर्शन कुछ भी करना है तो वो हम बड़े लेवल पे कर रहे हैं या कहीं पे भी कर रहे हैं, वो वहीं तक रीच है उसकी। लेकिन जो गांव के लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां तक हमारा संगठन, हमारी कोशिश है कि साहब लोगों की विचारधारा, महापुरुषों की विचारधारा वहां तक पहुंचे और किस तरीके से उनको आगे मजबूती के साथ में ले जाएं, शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, ये हमारा प्रयास है। 24 के चुनाव में क्या विधानसभा का स्वरूप देखती हैं आप? राजनीतिक टिप्पणी से तो बच रही हैं, हालांकि आप क्या देखती हैं आप विधानसभा? क्या बीजेपी बनी रहेगी, सरकार जाएगी, क्या होगा? 24 के लोकसभा इलेक्शन में जो स्थिति है बहुजन समाज की, वो अगर इकट्ठा नहीं हुआ, एकजुट नहीं हुआ अपनी विचारधारा को लेकर के, तो उसको ऐसी ताकतों से लड़ना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा। लेकिन हाँ, फिर भी एक चीज़ है कि हमारी एकीकरण ही उनकी हार होती है। जो मनुवादी शक्तियाँ हमारे खिलाफ काम करती हैं, बहुजन समाज के खिलाफ काम करती हैं, सामाजिक एकीकरण ही उसका एकमात्र चारा है। अभी मैं रिसेंटली लखनऊ के प्रेस क्लब में दलित मुस्लिम मोर्चा के कार्यक्रम में गई। वहाँ पे मुस्लिम भाई लोग खुले तौर पे ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दलित समाज का, बहुजन समाज का हमेशा से मुसलमानों ने सहयोग किया और आने वाले समय में भी मुसलमान सहयोग करेगा। ये एक बहुत पॉजिटिव हमें दिखाई दिया, जो सामाजिक ताना बाना दिखाई दिया कि समाज चाह रहा है एकीकरण होने में। सिर्फ ये राजनेता जो है अगर इकट्ठा हो जाए तो समाज में कैडर कार्यक्रम करके, वो जागरूकता करके और समाज को एक सूत्र में पिलो करके हम आगे राजनीति की कोई दशा दिशा तय कर सकते हैं। मुस्लिम समाज सपा को वोट करता है अपनी पहली पसंद के रूप में, तो मुस्लिम समाज सपा को वोट करता है, ये कहीं आंकड़े में तो है नहीं पूरी तरीके से। ठीक है, सारा वोट डिवाइडेड है। 100 से ऊपर उनकी सीटें हैं। मुस्लिम बीजेपी को तो करता नहीं है, बसपा को 13% मिला है। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं, अगर इसका वेन डायग्राम बनाए तो निकल के आएगा कि वो सपा की तरफ ही जा रहा है। वो वोटर बिखरा हुआ है, वोटर भटका हुआ है, वोटर इधर उधर कर रहा है। लेकिन हमारा कार्य है वो बेसिकली वोटर के ऊपर नहीं है, हमारा कार्य सामाजिक एकता के ऊपर है। वोटर भी तो है ना, अल्टीमेटली वोटर अल्टीमेटली है ही है। लेकिन आपने कई बार अपील भी की है वोट को लेकर। अल्टीमेटली अपील इसलिए की है कि जब भी आपके पास कोई एट्रोसिटी होती है तो आपका पड़ोसी आपको बचाने आता है, कोई नेता उस समय निकल के नहीं आता। सामाजिक एकीकरण हमारा मेन फोकस है, और जब सामाजिक एकीकरण रहेगा तो जनता इतनी जागरूक रहेगी कि आपको किसको वोट देना है वो खुद तय कर सकती है। कौन सी आपको पार्टियां लगती हैं भारत में? कुछ पार्टियों के नाम बताइए जो आपको लगता है बिल्कुल नितांत मनुवादी पार्टियां हैं, ये दलित विरोधी हैं और बाबा साहब के नाम पे छल रही हैं केवल। ऐसे 2-4 पार्टियों के नाम बताइए आप। वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आप चाहें तो मुझसे बेहतर जानते हैं। आप ऑप्ट आउट कर सकती हैं, यू कैन प्ले सेफ इफ यू वांट। नहीं, आई एम नॉट प्लेइंग सेफ, लेकिन वो मुझसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि रेबड़ियां बांट करके और कुछ लुभावने वादे करके आप हितैषी हो सकते हैं, जो है शो कर सकते हैं कि आप हितैषी हैं, बट एक्चुअली आप हैं नहीं। तो जनता में अगर जागरूकता रहेगी तो वो खुद ही जो है तय कर लेगी कि कौन उसका हितैषी है और कौन उसका नुकसान चाहने वाला है। तो इंदु चौधरी से हमने बहुत सारी बातचीत की, लगभग 10 मिनट से ज़्यादा का समय हो गया होगा। बहुत सारे सवाल जो थे मैंने रख दिए हैं, जो जनता के मन में भी थे उन पे भी राय जानी। दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहेंगी आप फाइनली, खासतौर संगठन के बारे में? संगठन बेसिकली ये मेरा अपना संगठन नहीं है, ये आप सबका संगठन है। बहुजन शक्ति बहुजन समाज में निहित है। बहुजन समाज में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति, SC ST OBC माइनॉरिटी, प्रत्येक व्यक्ति जो बहुजन विचारधारा को मानता है वो बहुजन शक्ति है। अपनी इस ताकत को पहचानिए। महिलाएं, युवा, बच्चे किसी भी तरीके के आक्रामक जो भी घटनाएं हो रही हैं उनमें बहुत ज़्यादा आक्रामक होकर के जो है मुकदमे लदने की ज़रूरत नहीं है। वैचारिक रूप से जो अपंगता हमारे बीच में परोसी जा रही है उससे बचने की ज़रूरत है। विचारधारा से लैस होइए, अपनी शक्ति को पहचानिए और बहुजन शक्ति का हिस्सा बनिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंदु चौधरी जी का संदेश साफ है, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करती आई हैं, करती रहेंगी, आगे भी करेंगी। और उनका कहना है कि अपनी वैचारिकी को मजबूत करिए और बहुजन महापुरुषों को पढ़िए, जो कैडर है उसको समझिए, अंधविश्वास और किसी भी प्रकार के धर्मांधता से बाहर निकल के बाबा साहब के दिखाए मार्ग पे चलिए। एक जाति विहीन समाज बनाने की तरफ आपका हर कदम महत्वपूर्ण है, क्योंकि ध्यान रखिए कि आप कहीं गलती से उस लाठी को तेल तो नहीं पिला रहे जो आपका सर फोड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कुछ और सवाल है तो कमेंट कर दीजिए। भविष्य में कभी मुलाकात होगी इंदु चौधरी जी से तो उनके सामने सवाल रखेंगे। आप देख रहे थे DNN हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।